Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन लोगों को अगर स्टडी कर लिया है तो इंशाल्लाह होपफुली यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दीज लेक्चर्स आल्सो, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं and without understanding previous lectures you cannot go through this lecture. तो लास्टली व्हाट वी हैड डिस्कस्ड, लास्टली हमने जो डिस्कशन की थी वो एनालिसिस की थी कंप्रेशन मेंबर की। तो कंप्रेशन मेंबर के एनालिसिस में हमने देखा था कि हम जो स्ट्रेंथ थी हमारी वो हम कैलकुलेट कर रहे थे थ्रू टू इक्वेशंस। अगर वो हमारी इलास्टिक बकलिंग हो रही थी या इनइलास्टिक बकलिंग हो रही थी, ओवरऑल मींस हमारा जो फेलियर मोड था, जो अनस्टेबिलिटी थी, वो हमारी जो थी वो थी कि जी हमारा जो क्रिटिकल बकलिंग ना हो, मींस फ्लैक्चर बकलिंग ना हो या बेंडिंग ना हो, और कोई फेलियर हमने नहीं देखा। और एग्जांपल जो 4.2 है, ये एग्जांपल 4.2 मैंने आपके इस लेक्चर में भी आज रखा हुआ है फॉर सम पर्पस, वो क्योंकि आज एनालिसिस हम टेबल्स के थ्रू भी करेंगे। यही एग्जांपल 4.2 है। ये वाला जो एग्जांपल है, अगर आप देखें, हमने लास्टली हमने डिस्कस किया था, मैंने इस लेक्चर में भी प्लेस किया है फॉर सम रीजन, यू विल बी नोइंग लेटर ऑन। तो आप इसमें देखेंगे इसकी जो आर वाई है वो आर एक्स से कम है, उसकी वैल्यू आर वाई की जो वैल्यू है वो आर वाई एक्स से कम है। इट मीन्स के जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वाई डायरेक्शन का, वो रेडियस ऑफ जायरेशन एक्स डायरेक्शन से कम है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो एक्स डायरेक्शन में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वी नो दैट आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये सारी चीज में हम लोग लास्टली बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल पॉइंट आया है तो हम डिस्कस अगेन इसको कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू अंडर रूट आई ओवर ए, एंड वी नो दैट कि जब आर की वैल्यू कम है, इट मीन्स की मोमेंट ऑफ आर वाई की वैल्यू कम है, इट मीन्स के ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वाई एक्सिस का है वो कम है। इट मीन्स के जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उस एक्सिस की। तो दिस लाइन इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट थिंग। ठीक है, आपके जो स्क्वायर ट्यूब्स हैं, एचएसएस हॉलो स्ट्रक्चरल जो शेप्स हैं, वो इफिशिएंट शेप्स हैं इन रिगार्ड, क्योंकि उनका जो आर वाई है वो आर एक्स के क्या होता है, वो इक्वल होता है। एंड जो आपका जो सर्कुलर शेप है उनमें भी यही होता है। लेकिन इनमें एक और डिफेक्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वो ये शेप्स हम क्यों नहीं यूज करते, ये क्यों नहीं यूज करने चाहिए लार्जर लोड्स के लिए। बहरहाल अभी हम इस पे आते हैं इंशाल्लाह। हमारा जो मोड ऑफ फेलियर जो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था या कंसिडर किया था वो था फ्लैक्चर बकलिंग, या जिसमें से हमारा जो मेंबर था वो हमारा फ्लैक्चर हो रहा था, या जिसमें हमारी बेंडिंग हो रही थी अनस्टेबिलिटी की वजह से। लेकिन कंप्रेशन मेंबर सिर्फ फ्लैक्चर बकलिंग की वजह से अनस्टेबल नहीं होते। हमारी जो कुछ क्रॉस सेक्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनकी जो है ना, जिसमें मेंबर किस तरह फेल हो सकता है, ट्विस्टिंग हो सकती है, टॉर्जनल बकलिंग हो सकती है। मतलब इट मींस कि अगर ये हमारा, ये अगर आप फॉर एग्जांपल ये अगर आप देखें हमारा जो डब्ल्यू शेप है, ओके, ये अगर हमारा डब्ल्यू शेप है तो इट मींस कि ये ट्विस्ट भी हो सकता है। इट मींस कि इसका जो फ्लैंज है ये सेपरेटली बकल कर सकता है। ओके, इंस्टेड ऑफ ओवरऑल बकलिंग, इसमें जो है ना वो एक इसकी लोकल बकलिंग जो है वो इसमें हो सकती है, इसकी फ्लैंज की बकलिंग हो सकती है, इसकी वेब की बकलिंग हो सकती है। तो इसमें जाहिर सी बात है जब ये आइसोलेटेडली या सेपरेटली ट्विस्ट बकल करेंगे तो ये ट्विस्टिंग होगी या टॉर्जनल बकलिंग होगी, फ्लैक्चरल टॉर्जनल बकलिंग भी हो सकती है। ओके, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, फ्लैक्चर बकलिंग भी हो और सेपरेटली जब आपके एलिमेंट्स अगर आपके उनमें बकलिंग हो तो वो फ्लैक्चर टॉर्जनल बकलिंग हो सकती है। ओके, तो ये जो हमारा जो प्रॉब्लम है जी, इस चीज को कैसे निपटा जाए? जाहिर सी बात है कि आप कोई भी बकलिंग बोर्ड जो स्ट्रेंथ है वो किसी बकलिंग बोर्ड से जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो एलिमेंट है वो इतना थिन है अपने उसके क्रॉस सेक्शन का कि उसमें जो है ना लोकल बकलिंग आपकी हो रही है, तो आप उस सेक्शन की स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं कर सकते। जस्ट लाइक अगर आपको याद होगा हम टेंशन मेंबर्स में जो इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते तो हम पंचिंग शेयर, सॉरी, हम जो उसका जो था हम उसका शेयर लेग फैक्टर भी देखते थे, हम उसका जो था जो दूसरे दो फैक्टर्स थे हमारे टेंशन मेंबर के, जो जिसमें हम जो
जो चेक करते थे कि कहीं हमारा जो टेंशन मेंबर है उसमें वो फेल्यूर तो नहीं हो रहा। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको किसी को याद हो, आपके जो लास्ट में हमने जो किया था, जिसमें हमारा जो जिसमें हमारे जो हमारे जो ब्लॉक शेयर था, जिसमें हमारा ब्लॉक शेयर हैपनिंग हो रही थी, ब्लॉक शेयर को हम चेक कर रहे थे जी, ब्लॉक शेयर अगर हो रहा है तो वो हमारा सेक्शन किसी काम का नहीं है, ठीक है। इस तरह के जो चेक्स थे वो हम कर रहे थे, उसमें शेयर के लिए भी चेक कर रहे थे, बहरहाल हम ब्लॉक शेयर के लिए। तो इसमें भी यही है कि अगर आपका सेक्शन लोकली बकल कर रहा है तो इट मीन्स कि वो जो आपने स्ट्रेंथ कैलकुलेट की है वो स्ट्रेंथ आपकी नहीं होगी उस सेक्शन की। अगर वो लोकली बकल कर रहा है या रिंकल कर रहा है, ठीक है, तो आपका जो सेक्शन होगा वो फुली इफेक्टिव नहीं रहेगा, और मेंबर आपका उस फ्लेक्सर बकलिंग या क्रिटिकल लोड से पहले, वो जो पीसीआर हम कैलकुलेट करते हैं क्रिटिकल बकलिंग लोड, उससे पहले लोकल बकलिंग की वजह से फेल हो जाएगा। अब हमने लास्टली मैंने आपको बताया कि जो आई और एच शेप है हमारे, ये हम क्यों नहीं यूज करते, ठीक है। वो हम इसलिए नहीं यूज करते, अच्छा वो जो बात हो रही थी वो स्क्वायर की और उसकी सर्कुलर की हो रही थी, ठीक है, वो इफेक्टिव है उनके एक्सेस की वजह से, लेकिन उनमें लोकल बकलिंग के ज्यादा खदशात होते हैं, जस्ट लाइक आई और एच शेप में होते हैं, ठीक है। अगर आपका ये मामला हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने चेक कर लिया कि जी आपका जो है ना लोकली बकल कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आपकी अगर लोकल बकलिंग हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर लेंगे। ये जो इक्वेशन से स्ट्रेंथ आएगी उसको रिड्यूस करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी ना आपकी। फॉर एग्जांपल आपने एक ओवरऑल कैलकुलेशन कर ली, लेकिन आपका फ्लैंज है वो लोकली बकल कर रहा है, तो आपको उसको कंसिडर करते हुए फिर स्ट्रेंथ को जो है वो कम करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये हम पहले इस टेंशन मेंबर्स में कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यही होगा कि अगर आपकी लोकली बकलिंग हो रही है, लोकल बकलिंग हो रही है, तो आपकी जो लोकल बकलिंग की वजह से आपकी क्या होगी, स्ट्रेंथ जो है सेक्शन की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब लोकल बकलिंग को कैसे चेक किया जाए, ये हमें कैसे पता चले कि हमारा सेक्शन जो है वो लोकली स्टेबल है या लोकली बकल कर रहा है। उसके लिए जो पैरामीटर है थ्रू रिसर्च और हमारे पास जो है वो है विड्थ थिकनेस रेशियो ऑफ ईच क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल आपका जो डब्ल्यू शेप है, उसका ये जो फ्लैंज है, ठीक है, उसका जो फ्लैंज, अब फ्लैंज की क्या होगी, ये विड्थ होगी फ्लैंज की, और ये आपकी क्या होगी, उसकी थिकनेस होगी, उसका एक रेशियो होगा, ठीक है। आप उसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और उस रेशियो की एक पर्टिकुलर अपर लिमिट हमें गिवन है डब्ल्यू शेप के लिए, अगर उससे वो ज्यादा आती है तो इट मींस कि वो लोकली बकल करेगा। अभी हम आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो एलिमेंट्स भी दो किस्म के होते हैं, एक एलिमेंट वो जो सपोर्टेड होते हैं एक एज पे पैरेलल टू द लोड ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये क्या चीज है, मैं आपको भी इसमें आई एम ट्राइंग, आई विल ट्राई टू डिफाइन। देखिए यहाँ पे आप देखें आपका जो सेक्शन है, ये जो डब्ल्यू शेप है, ओके, आप ये देखें कि लोड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी, ये लोड लोड है, ये पैरेलल जो है वो लोड की डायरेक्शन में, इसमें एज पे कोई सपोर्ट है नहीं है, इस एज पे कोई सपोर्ट है नहीं है। इट मींस के आपका ये जो फ्लैंज है, आपका ये फ्लैंज अनस्टिफेंड है, ठीक है। और अगर आप इसकी वेब देखें, अगर आप इसकी वेब देखें तो उसकी वेब जो है वो स्टिफेंड है, क्योंकि उसकी दोनों एजेस क्या है, सपोर्टेड है। ऑल राइट, आपको ये बात समझ आ गई। इसी तरीके से डिफरेंट शेप्स की जो है ना आपके पास ये देखें गिवन है कि वो स्टिफेंड है या अनस्टिफेंड है। अच्छा जी, अगर अगर आपका जो एलिमेंट है वो अनस्टिफेंड है, तो उसके उस पर क्या फर्क पड़ेगा जब वो अनस्टिफेंड होगा। जब वो अनस्टिफेंड होगा आप देखें तो आप उसकी टोटल विड्थ नहीं लेंगे, आप उसकी हाफ विड्थ लेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक आप देखें यहाँ पर भी टी की भी आप हाफ विड्थ ले रहे हैं, ठीक है। आप इसकी भी देखें, इसकी भी हाफ विड्थ ले रहे हैं, ये डबल एंगल आपका जो है ना ये शेप है, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, जब आपकी स्टिफेंड नहीं होगा आपका जो एलिमेंट है उसका शेप का, जहां पर ये फ्लैंज अनस्टिफेंड है, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी जो विड्थ होगी वो उसको हाफ कर लेंगे। ये भी चीज इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करते हैं, अभी हम इस चीज पे आते हैं, ओके। तो वी आर हेयर,
तो आपकी जो ये इक्वेशंस है, ये जो इक्वेशंस आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन से जो भी स्ट्रेंथ आएगी, अगर आपकी लोकल बकलिंग हो रही है, आप और चाहते हैं कि जी भले मेरा शेप ये लोकली बकल कर रहा है लेकिन मुझे ये यूज करना है, तो आप फिर ये इक्वेशंस नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आपकी ये जो है लोकल बकलिंग के लिए ये इक्वेशंस नहीं है, वो मॉडिफाइड इक्वेशंस हैं। वो इक्वेशंस फिर अभी हम आगे आगे डिस्कस करते हैं, वो इक्वेशंस आपको यूज करनी पड़ेंगी। आपका जो शेप है, अभी हम आते हैं उसको नॉन कॉम्पैक्ट कहते हैं, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट क्या होते हैं अभी हम इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आपका शेप जो है वो कॉम्पैक्ट है तो आप ये इक्वेशंस यूज करेंगे, अगर नॉन कॉम्पैक्ट है तो दूसरी इक्वेशंस है। नॉन कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आप क्या करेंगे जी अब आपने विड्थ टू थिकनेस रेशियो तो आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब उसके लिए जो अपर लिमिट्स हैं वो सेट की हैं आपके जो कोड है उसने अच्छा, अगर आपका जो शेप लोकली बकल कर रहा है आप उसको कॉम्पैक्ट कहते हैं, और जो शेप आपका लोकली बकल नहीं कर रहा आप उसको क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट शेप कहते हैं। जो लोकली बकल कर रहा है उसको नॉन कॉम्पैक्ट या सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक जो है ना मेंबर है जो यूनिफॉर्मली कंप्रेस्ड है, उस पे एक्सियल लोडिंग लग रही है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी अगर उसका कोई भी एलिमेंट सिलेंडर है, मींस उसका कोई भी एलिमेंट लोकली बकल कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सिलेंडर मींस वो लोकली स्टेबल नहीं है। नॉन कॉम्पैक्ट या सिलेंडर, दीज आर सेम थिंग्स। विड्थ टू थिकनेस रेशियो को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? लैम्डा से करते हैं, ठीक है। जेनेरिक नेम इसका लैम्डा है। जो भी उसका पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है उसका जो लैम्डा फॉर आई एंड एच शेप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? विड्थ ऑफ फ्लैंज अपॉन थिकनेस ऑफ फ्लैंज, हाइट ऑफ वेब अपॉन थिकनेस ऑफ वेब। अगर ये लैम्डा, ये जो फ्लैंज का विड्थ टू थिकनेस रेशियो या वेब का विड्थ टू थिकनेस रेशियो एक स्पेसिफाइड लिमिट है, लैम्डा आर जिसको हम कहते हैं, इससे अगर ज्यादा है, इससे अगर क्या है, हमारी लैम्डा, ये जो हमारी जो स्पेसिफाइड जो गिवन वैल्यू है हमारा, इससे ज्यादा है तो शेप सिलेंडर है, इससे कम है तो शेप क्या है आपका, कॉम्पैक्ट है। ओके, ये बात याद रखिएगा। अभी हम इस पे आते हैं इंशाल्लाह, एक एग्जांपल भी करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखें, जो अभी मैंने आपसे डिस्कशन की थी हमने, कि फ्लैंज की जो विड्थ है वो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो आपकी अनस्टिफेंड है, उसका जो फ्लैंज है, तो आप उसकी विड्थ हाफ कर लेंगे, तो उसकी जो विड्थ थिकनेस रेशियो कैसे कैलकुलेशन होगी, वो बी एफ अपॉन 2 TF होगी। उसकी अपर लिमिट कौन सी होगी फ्लैंज की, ठीक है। उसकी अपर लिमिट जो होगी वो डब्ल्यू शेप हो आई शेप हो उनके लिए क्या होगी, 0.56 अंडर रूट ई अपॉन एफ वाई होगी। ऑलराइट, इसी तरीके से आपकी जो वेब है उसके लिए भी सेम पैरामीटर है, लेकिन आपकी जो वेब है वो तो आपकी स्टिफेंड है। ओके, और उसका जो अपर लिमिट है उसकी, वो अपर लिमिट लैम्डा आर 1.49 अंडर ई अपॉन अंडर रूट एफ वाई है, ठीक है। इसी तरीके से ये तो था आई एंड एच शेप्स के लिए या डब्ल्यू शेप्स के लिए, ठीक है। आपका इसी तरीके से डबल एंगल के लिए अपर लिमिट गिवन है, आपका चैनल के लिए देखें अपर लिमिट गिवन है, बल्कि चैनल और डब्ल्यू और आई शेप इनके लिए वो आई और एच को वो कर रहा है, ठीक है। वो उसने एक क्लासिफिकेशन कर दी, वो सेम ही है। स्ट्रक्चरल टी के लिए देखें वही अपर लिमिट है जो इसकी जो फ्लेंज के लिए है, ठीक है। इसकी फ्लैंज के लिए वही है, और उसकी जो आपकी जो वेब है उसके लिए वो चेंज हो गई है अपर लिमिट, ठीक है। और अगर आप ये देखें जो आपका जो एच शेप कह रहे हैं आप इसको, ठीक है, या आपका जो ये बिल्टअप शेप है एक्चुअली, ठीक है। और आपका ये जो हॉलो स्ट्रक्चरल जो ना स्क्वायर ट्यूबिंग है, ये सर्कुलर है, ये जो शेप है, इन सब के लिए आपकी ये जो आपके एलिमेंट्स की अपर लिमिट्स गिवन है। आप देखिए यहाँ पे एक ही अपर लिमिट है, क्यों? क्योंकि आपकी ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, स्टिफेंड एलिमेंट्स हैं। इसका ये भी स्टिफेंड है क्योंकि अनस्टिफेंड इनकी नहीं है, ठीक है। ये सारी की सारी एजेस क्या है आपकी इसकी सपोर्टेड है। तो दिस इज द स्टोरी फॉर लोकल बकलिंग। अब हम क्या करेंगे, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द थिंग्स अबाउट द लोकल बकलिंग। अब हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल करेंगे, हमारा जो एग्जाम्पल 4.2 है उसको चेक करेंगे कि आया कि वो लोकली स्टेबल है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप मैनुअल में जाएंगे। मैनुअल में आप जैसे ही जाएंगे तो ये W14/74 है आपका फ्लैंज की जो विड्थ है, ठीक है, वो क्या है 10.1 है।
उसकी थिकनेस क्या है आपकी 0.785 है। देखिए यहाँ पे सारी चीजें गिवन है। इसी तरीके से उसकी वेब की जो थिकनेस है वो आपको 0.45 गिवन है, ठीक है। उसकी जो हाइट है वो भी हमारे पास जो उसकी जो हाइट है वो भी हमारे पास क्या है, जो उसकी जो ये तो टोटल डेप्थ है उसकी, आप उसकी वो हाइट पे भी आते हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी कैलकुलेशन में हमने कैलकुलेट की हुई है। जिस तरह ये डेप्थ दिखा रहा है तो उसकी ये जो टी है, ये जो टी है आप देखें ये शेप में अगर आप यहाँ पे देखें इसकी, तो ये यहाँ पे इसकी जो क्लियर हाइट है वो टी है, वो यहाँ पे गिवन है, वो उसकी वैल्यूज भी यहाँ पर आपकी क्या है, गिवन है। ओके, तो क्योंकि ये डेप्थ सेम है ना आपकी, तो वो 10.7/8 जो है ना, वो जो भी वैल्यू होगी अब वो अभी हम एग्जाम्पल में हमारी सॉल्व है, ठीक है। तो यू कैन सी इट। अब क्या करेंगे आप, 10.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू थिकनेस ऑफ फ्लेंज, आपकी वहां पर गिवन है 6.43 आया। अपर लिमिट आपने जब कैलकुलेट की इसकी, एग्जांपल 4.2 सेम हमने वो किया है, एफ वाई उसकी 50 है, 13.5 अपर लिमिट है, और ये हमारा जो उसका जो फ्लेंज है उस वो उससे अपर लिमिट से कम है, या अपर लिमिट हमारी इसकी वैल्यू से ज्यादा है, इट मीन्स के हमारा फ्लेंज कॉम्पैक्ट है। अब हम आ जाते हैं वेब पे। वेब की जो हाइट है वो d-2k है अपॉन टी डब्ल्यू। अब 2k डिजाइन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर उसके लिए शेप के लिए देते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे मिलेगी आपको, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिलेगी आपको, यू कुड सी 1.38, देखिए यहाँ पे गिवन है। ओके, तो आप क्या करेंगे, आपकी जो जो वेब की जो थिकनेस रेशियो है, विड्थ टू थिकनेस रेशियो वो 5.4 है। उसकी अपर लिमिट आप जब कैलकुलेट करेंगे वो 35.9 है, तो वो भी हमारा उस ग्रेटर लिमिट से कम है, अपर लिमिट से कम है। तो हमारा ये जो शेप है वो लोकली स्टेबल है, मींस के हमारा शेप क्या है, कॉम्पैक्ट है, नॉन कॉम्पैक्ट नहीं है। ओके, तो आपका जो एग्जाम्पल 4, अभी हमने ये जो एग्जाम्पल जो है 4.2 हमने जो किया, 4.3 हमने किया, ठीक है। 4.3 में हमारा क्या था, हमने विड्थ टू थिकनेस रेशियो कैलकुलेट किए, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा कि आपका जो फुट नोट है, मैं एक चीज आपको दिखा दूं कि अब मैनुअल ने इतनी वर्किंग की है कि मैं एक और चीज जो है ना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बल्कि मैनुअल ही यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूं। देखें, हमारा जो ये जो मैनुअल है ना, इसने बहुत बड़ा जबरदस्त काम किया हुआ है इन लोगों ने। वो क्या काम किया हुआ है, मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। उन लोगों ने विड्थ टू थिकनेस रेशियो कैलकुलेट किए हुए हैं, ठीक है। अभी हमने ये जो कैलकुलेशंस की हैं वो भी हमें जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की, ये तो बस आपके लर्निंग के लिए जो है ना उसको डिस्कस किया है कि ये कैसे कैलकुलेट होती है। अगर कोई आपके पास कोई बिल्टअप शेप है या लोकली कोई शेप प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसके लिए कैसे कैलकुलेशन की जाती है, वो इसी रीजन के लिए जो है ना वो आपको कैलकुलेशन सिखाई गई है इसमें। ओके, अब ये देखें फॉर एग्जांपल, अब आपका जो, मैं इसको जूम ज्यादा जूम कर देता हूं। अब देखें आप, आपका ये शेप है फॉर एग्जांपल, ये आपके शेप्स हैं, ठीक है। ये आपका जो टेबल जो मैनुअल है उसका पहला पेज है। अगर आप आगे जाए, ठीक है, अब देखें ये सी जो है, शेप इज सिलेंडर फॉर कंप्रेशन विथ एफ वाई इज इक्वल टू 50 के एस आई। देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है, सी शेप इज क्या है, सिलेंडर फॉर कंप्रेशन। इट मींस के आपका ये जो शेप है वो क्या है, आपका लोकली आपका स्टेबल नहीं है, मैनुअल ने इसका पहले बता दिया है। और उसकी विड्थ टू थिकनेस रेशियो है, और ये जो कॉम्पैक्ट सेक्शन क्राइटेरिया देख रहे हैं, यानी उसने लिखा हुआ है कि कॉम्पैक्ट सेक्शन क्राइटेरिया लिखा हुआ है उसने, फ्लैंज और वेब दोनों की उसने कैलकुलेशंस आपको दी हुई है, आप यहां से देख सकते हैं उनको, ठीक है। आपको अगर आपका कोई शेप जो है, आपका शेप अगर कोई आपका आप फॉर एग्जांपल डिजाइन कर रहे हैं तो जिसके ऊपर सी लिखा हो वो शेप आपने नहीं सिलेक्ट करना। सी से मुराद क्या है कि ये शेप्स आपके क्या है, कॉम्पैक्ट नहीं है, सिलेंडर हैं। ओके, आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपने ये जो देखिए सी लिखा हुआ है, सी शेप इज सिलेंडर फॉर कंप्रेशन विथ एफ वाई इज इक्वल टू 50 के एस आई, ये उसने बता दिया है कि एफ वाई 50 के एस आई हो आपका मटेरियल। अगर फॉर एग्जांपल ASTM A992 हो और आप डिजाइन कर रहे हैं कोई कंप्रेशन शेप, आप कंप्रेशन के लिए कोई आपने जो है ना वो स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कोई शेप सिलेक्ट करना है, सो डोंट चूज ये जो हमारे जो शेप्स हैं कौन से, W36/232 by 210 by 194, ये सारे के सारे आप देखें तो ये क्या है आपके
जो सी लिखा हुआ है मींस कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है, नॉन कॉम्पैक्ट है। आप इससे ना कंफ्यूज है कि सी लिखा हुआ है तो मींस कॉम्पैक्ट है, नहीं, सिलेंडर है फॉर कंप्रेशन। ये सी उन्होंने कंप्रेशन के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो बैक, नाउ वी गेट बैक टू आवर लेक्चर। अच्छा, तो अब जो हमारा जो यही वाली जो चीज है वो W14/74 है, वो अगर आप देखें तो आप देखें इसकी जो विड्थ टू थिकनेस रेशियो है वो 6.41 एंड 26.41 6.41 एंड 25.4 आपकी ये गिवन है। ओके, और इसके ऊपर सी नहीं है, कुछ ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है, तो वी ऑलरेडी नो कि हमारा जो शेप है वो हमारा कॉम्पैक्ट है, सिलेंडर नहीं है। ओके, तो आपकी अभी जो हम बात कर रहे थे, अगर आप वो शेप यूज करना चाह रहे हैं जी, ठीक है, मेरा मैं जो है ना एक जो है ना वो सिलेंडर शेप यूज करना चाह रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको सिलेंडर शेप यूज करना है तो आप क्या करेंगे? आप फिर क्या करेंगे कि आप एक रिडक्शन फैक्टर क्यू आप वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंस्टेड आप कोई फुटनोट सी वाला, कोई भी अगर सी लिखा भी हो, आप कहते हैं नहीं जी मैंने यही शेप यूज करना है, तो आपको उसकी स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी। उस रिडक्शन फैक्टर है वो कौन सा है? आपका क्यू है। अब आप क्या करेंगे? केल अपॉन आर सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे जो है ना क्यू की एडिशन हो जाएगी। अब ये क्यू जो है उसको कैसे कैलकुलेट करना है? ये देखिए सारी इक्वेशंस में क्यू आ गया है, ये रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, क्यू जो है वो आपका एक्चुअली क्या है? प्रोडक्ट है टू फैक्टर्स का। क्यू एस जो है वो अनस्टिफेंड एलिमेंट्स के लिए, और क्यू ए जो है वो स्टिफेंड एलिमेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका शेप का जो स्टिफेंड एलिमेंट है वो सिलेंडर नहीं है तो क्यू ए 1 होगा, अगर अनस्टिफेंड एलिमेंट भी सिलेंडर नहीं है तो क्यू एस भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, बहरहाल हमारे जो शेप्स होंगे वो जो कॉमनली जो है ना वो सिलेंडर नहीं है और रिडक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगी। हमारे जो डब्ल्यू शेप हैं सारे नहीं, लेकिन अक्सर हमारे जो हैं आ, वो हमारे कॉम्पैक्ट हैं। लार्ज नंबर ऑफ हॉलो स्ट्रक्चरल शेप, HSS, डबल एंगल्स, चीज, ये भी सारे के सारे जो है ना वो आपके जो है वो सिलेंडर एलिमेंट्स हैं। इनकी जो तादाद जो है वो सिलेंडर है। ठीक है, जो हमने पहले बात की थी कि सर्कुलर और हॉलो HSS जो शेप्स हैं उनकी जो है ना वो जो है जो हॉलो स्ट्रक्चरल शेप्स हैं वो क्यों नहीं यूज करते? वो ये है कि वो उनके एलिमेंट्स क्या हैं? वो सिलेंडर हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रोसीजर है, आई डोंट नीड टू डिस्कस दिस प्रोसीजर, क्योंकि हम इस पे जा ही नहीं रहे, हम वो शेप नहीं सिलेक्ट करेंगे फॉर अंडरग्रेजुएट लेवल, हम इसको यहीं पे रख रहे हैं, बल्कि आपका जो कोर्स है वो लिमिटेड है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल कि वो क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको कैसे आगे लिया जाता है। बहरहाल उसकी जो है वो जो कैलकुलेशन है वो आप इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करते हैं, उसको जो है ना वो एरिया से डिवाइड करते हैं, देन दिस कैन बी डन in very easy way. Bharal, we don't this don't exist in our course outline, so we are not going in detail to that problem. ठीक है, तो let's move ahead. आपने अभी तक जो एनालिसिस की थी वो थ्रू इक्वेशंस की थी। ठीक है, जस्ट लाइक हमने जो टेंशन मेंबर की जो एनालिसिस की थी वो हमने किससे की थी? इक्वेशंस से भी की थी और टेबल्स से भी की थी। तो कंप्रेशन मेंबर्स के लिए आपके पास इस तरह के दो टेबल्स गिवन है, एक आपके कॉलम लोड टेबल है, एक आपका टेबल 422 है, टेबल 4-22 है। ठीक है, अच्छा, ये जो टेबल्स हैं याद रखिएगा, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो फ्लेक्सुरल बकलिंग से होती है, गवर्न होती है। लोकल बकलिंग इसमें नहीं है, लोकल बकलिंग का नहीं है ये, डायरेक्ट आपकी जो पहले हम इक्वेशंस यूज कर रहे थे उन्हीं से आंसर्स आ रहे हैं। मतलब अगर कोई लोकली अनस्टेबल है उस सेक्शन की स्ट्रेंथ इन टेबल में गिवन नहीं होगी। आपका टेबल 4-22 है, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। इसमें आपका जो टेबल है आपको वो क्या देता है? क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू देता है। ठीक है, FCR अपॉन लैम्डा, और ये जो है 5C FCR, ये आपको किसके अगेंस्ट आप KL अपॉन आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो के अगेंस्ट, और FY डिफरेंट FYs की वैल्यूज हैं, वो भी हम टेबल में आपके साथ अभी शेयर करता हूं, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं आपका जो ये टेबल है अगर आप देखें, ये टेबल है आपका 4-22, जिसमें अगर आप देखें तो आपकी डिफरेंट FYs की वैल्यूज हैं और KL अपॉन आर की वैल्यू, ये 200 तक जाती है सिलेंडरनेस रेशियो, जो हमें रिक्वायर्ड भी आपको याद होगा, हम सिलेंडरनेस रेशियो के अगेंस्ट भी सेक्शन को चेक कर रहे थे,
तो ये मैक्सिमम जो है ना KL अपॉन आर 200 तक जाता है ये टेबल, और मुख्तलिफ जो है ना FYs की वैल्यूज आपके पास क्या है, गिवन है। और आपको आपके पास स्ट्रेसेस ASD FCR अपॉन अलाउबल स्ट्रेस और जो है ना अल्टीमेट स्ट्रेस आपके पास ये गिवन है। ओके, तो उसके अलावा जो आपके पास जो टेबल है वो कॉलम लोड टेबल है या स्ट्रेंथ, वो डायरेक्टली आपको क्या देता है, कॉलम लोड स्ट्रेंथ देता है। ओके, जो भी शेप है आप उसकी इफेक्टिव लेंथ देते हैं, वो कॉलम लोड टेबल जो है वो टेबल 4-1 है आपकी, ये जो है इफेक्टिव लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ के अगेंस्ट आप देखें ये शेप्स हैं, ठीक है, आपके जो शेप्स हैं W14/82 74 68, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप वहां पे जाके जो आपका शेप है और उसकी इफेक्टिव लेंथ है, आप जाकर वहां पे उसकी वो स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो वैल्यू आपको डायरेक्टली लोड की स्ट्रेंथ की वैल्यू देगा FY अगे 50 KSI के लिए। इसमें भी डिफरेंट जो है ना वो टेबल्स हैं, भी हम आते हैं तो डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला इन पे, ठीक है। तो आप ये टेबल्स जो है ना वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल 4.2 है, ये हमारा फेवरेट एग्जांपल है। अगर आप देख रहे हो तो हम इसी एग्जांपल को क्या करेंगे, पहले हमने मैन्युअली किया था इन इक्वेशंस के थ्रू, ठीक है, अब हम इसी एग्जांपल को क्या करेंगे, थ्रू टेबल्स कैलकुलेट करेंगे। क्या कहता है, कंप्यूट द अवेलेबल स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर ऑफ एग्जांपल 4.2 विद द एड ऑफ टेबल 422 या कॉलम लोड टेबल्स। 422 के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको सिलेंडरनेस रेशियो रिक्वायर्ड है, ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो ऑलरेडी वहां पे हमने कैलकुलेट किया था। FY हमारी कितनी है, 50 KSI है। आप जब टेबल 4-22 पे जाते हैं जी, FY 50 KSI के लिए जाते हैं तो वैल्यू यहाँ पे क्या है, 96 97 96.77 के लिए तो है नहीं। अब क्या किया जाए, अब जी ये किया जाए, अब इंटरपोलेशन कर सकते हैं। हमने ये इंटरपोलेशंस पढ़ी हुई हैं, अगर नहीं पढ़ी तो ये देखिए, ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। आप क्या करेंगे, ये 96 और 97 के दरमियान ये इंटरपोलेशन करनी है, LRFD के लिए और ये ASD के लिए। 22.9 22.6 है। इस इक्वेशन में जब आप पुटअप करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी जो इन बिटवीन 96.77 के लिए वो 22.669 आएगी। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, दिस इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो आपके पास देखें 5 CFCR कितनी आ गई, 22.67 आ गई, ये इंटरपोलेशन से आई। आपने क्या किया, उसी को ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास लोड आ गया 494 किप्स। वो जो इक्वेशंस थी, इतना सर का दर्द था, वो सारा खत्म हो गया। आपने सिंपल टेबल में गए, आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, कॉलम लोड टेबल को कैसे आप करेंगे LRFD के लिए, कॉलम लोड के टेबल के लिए आपकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो उस एग्जांपल की 20 फीट है, ठीक है। अगर आप 20 फीट इफेक्टिव लेंथ जाए और आपका जो शेप है W14/74 है, तो LRFD के लिए स्ट्रेंथ उसकी कितनी है वो भी देखें तो 494 है, ठीक है। यहाँ पे आपने FCR किया, फिर एरिया से मल्टीप्लाई किया, लेकिन आपको कॉलम लोड टेबल ने या स्ट्रेंथ टेबल ने डायरेक्ट आपको 494 की स्ट्रेंथ दे दी। सेम थिंग विल बी हैपनिंग फॉर ASG। ASG के लिए भी सेम चीज है। आपकी जो 15.3 और 15 के दरमियान जो ना इंटरपोलेशन होनी है, ठीक है। उस इंटरपोलेशन का जो रिजल्ट है वो क्या आया है हमारा 15.069, और एग्जाम्पल में भी जो कैलकुलेटेड 15.07 है, ऑलमोस्ट सेम है। आप उसी को देन क्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लोड आ जाएगा, अलाउबल लोड आ जाएगा। आप अगर कॉलम लोड टेबल यूज कर रहे हैं तो इफेक्टिव लेंथ 20 है, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ आपकी जब 20 है और आपकी W14/74 है, FY 50 है, तो लोड कम्स आउट टू बी 329 अगेंस्ट दिस इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो हमारे टेबल्स हैं ये कितने यूजफुल हैं। मैंने ये लिमिटेड एग्जांपल किए आपके लिए, आप लोग फर्दर एग्जांपल्स भी जो अपने प्रीवियसली सॉल्व किए हैं आप इनको जो है ना इन टेबल्स के थ्रू कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग करेंगे, या मैं आपको इंशाल्लाह इसकी असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है। जो आपके सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो आप टेबल्स के थ्रू उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एग्जाम टेबल सिर्फ हमारी उसके लिए काम के लिए नहीं है एनालिसिस के, ये डिजाइनिंग के लिए भी हमारे काम आने। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है आपका वो डिजाइनिंग पर है। डिजाइनिंग आप मैन्युअली भी कर सकते हैं और इन टेबल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो डिजाइन के ऊपर है, ठीक है। एंड डिजाइन का आपको पता है कि पर ये जो डिजाइन वाला पार्ट है मैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर दैट टाइम थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप कि आप लोग इसको स्टडी करेंगे और आपकी असाइनमेंट जो है नेक्स्ट अपकमिंग होगी वो भी इसी जो आपका है
जो एनालिसिस है विथ रिस्पेक्ट टू टेबल्स, जो आपके एग्जांपल्स आप गिवन है ऑलरेडी, दो चार एग्जांपल्स है वो आपको इसी टेबल से करने पड़ेंगे. सो थैंक्स अ लॉट. ठीक है, एंड कीप इन टच एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू.